हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम अपने इस लेक्चर में बायोलॉजी 11th में कोशिका सिद्धांत को पढ़ेंगे, जो कि साइटोलॉजी का टॉपिक है। तो कोशिका साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। तो कोशिका विज्ञान में आज हमारा टॉपिक है कोशिका सिद्धांत। लेकिन कोशिका सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि कोशिका की खोज किसने की थी, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं, आप लोग जानते भी होंगे। कोशिका की खोज सबसे पहले सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन ये हम जानते हैं कि एज अ ह्यूमन होने के नाते हमारी जिज्ञासा होती है कि जब हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो हम उसको और अधिक समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो जब कोशिका की खोज सन 1665 में हो चुकी थी तो उसके टाइम बाद वैज्ञानिकों के अंदर अपने अपने विचार प्रकट हुए कि हम कोशिका की संरचना को समझें, कोशिका के गुणों को जानें। तो इसके लिए कोशिका के सिद्धांत दिए गए। तो कोशिका की संरचना को समझने हेतु या कोशिका के गुणों को समझने के लिए जो अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं उन्हीं को हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो सबसे पहले कोशिका सिद्धांत के क्रम में सन 1838 में वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान द्वारा एक सिद्धांत दिया गया, जिसे स्लाइडेन और स्वान का कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्लाइडेन और स्वान के कोशिका सिद्धांत को। तो हेडिंग लगाएंगे हम कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत या इसी को हम बोलते हैं सेल थ्योरी। सन 1838 में वैज्ञानिक स्लाइडेन एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पतिक वैज्ञानिक यानी कि बॉटनी के प्रोफेसर थे, और स्वान जंतु वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने कोशिका की संरचना के संबंध में जो सिद्धांत दिया उसी को बोलते हैं स्लाइडेन और स्वान का कोशिका सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत की प्रमुख बातें निम्न है या प्रमुख बिंदु। इनके सिद्धांत के प्रमुख जो बिंदु हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट था, स्लाइडेन और स्वान ने बताया कि जो पादप और जंतु जीव होते हैं ये कोशिका और कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहला बिंदु था कि जो पादप और जंतु जीव होते हैं एक कोशिका और कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था कि पादप और जंतु जीव कोशिका एवं उसके उत्पादों के बने होते हैं। पादप और जंतु जीव का मतलब पादप और जंतु का शरीर, जीव शरीर है ना। इसी को हम और अच्छे से लिख सकते हैं, पादप और जंतु का जीव शरीर कोशिका एवं कोशिका के उत्पादों के बने होते हैं। ये पहला पॉइंट था। जो दूसरा पॉइंट था वो इन्होंने बताया कि जो जीवों की क्रियाएं होती हैं वो कोशिका की क्रियाओं के कारण ही होती हैं। क्या था दूसरा पॉइंट? दूसरा पॉइंट था जीवों की क्रियाएं कोशिका की क्रियाओं के कारण होती हैं। जीवों की क्रिया कोशिका की क्रियाओं के कारण होती हैं। ये सेकंड पॉइंट था। तो स्लाइडेन और स्वान के कोशिका सिद्धांत के प्रमुख बिंदु ये दोनों ही थे, है ना। लेकिन इनके सिद्धांत में एक बहुत बड़ी कमी आगे चल के पता चली हमें। जब सन 1855 में वैज्ञानिक आए, सन 1855 में वैज्ञानिक आए, कौन से? रुडोल्फ बर्चो के आने से पहले तक हम इन्हीं के सिद्धांत को समझते थे कि जो सेल थ्योरी होती है वो जो स्लाइडेन स्वान ने दी है वही सेल थ्योरी होती है एक्चुअल। लेकिन जैसे ही 1855 में रुडोल्फ बर्चो का आगमन हुआ, आगमन का मीन्स जब वो अपना सिद्धांत लेके आए, अपना पॉइंट लेके आए कोशिका के बारे में, तब सबको मालूम चला कि यार स्लाइडेन स्वान के कोशिका सिद्धांत की तो एक बहुत बड़ी कमी थी। वो कमी क्या थी? कमी थी कि स्लाइडेन स्वान ने अपने सिद्धांत में ये नहीं बताया कि नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है।
जो कि एक बहुत बड़ी कमी है, एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है स्लाइडेन और स्वान के कोशिका सिद्धांत का। तो सबसे बड़ी कमी थी स्लाइडेन और स्वान के कोशिका सिद्धांत की, मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ कमी, या कमी को ही हम ड्रॉबैक बोलते हैं। ड्रॉबैक, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने नई कोशिका की उत्पत्ति के बारे में, नई कोशिका की उत्पत्ति की कोई जानकारी नहीं दी थी। सबसे बड़ी कमी इनकी ये थी कि इन्हें नई कोशिका की उत्पत्ति की कोई जानकारी नहीं दी थी अपने सिद्धांत में। तो एक कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान का रहा। इसके बाद 1855 में, जैसा कि मैंने पहले बताया है, रुडोल्फ बर्चो जब आए तो वो एक कथन को बोलते हुए आए कि ओमनिस सेलुल ई सेलुला, सभी जो सजीव सेल्स होती हैं उनके लिए एक सिद्धांत बोला उन्होंने, ओमनिस सेलुल ई सेलुला। इसका अर्थ होता है कि नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से होती है, पुरानी कोशिका के विभाजन से होती है। जब रुडोल्फ बर्चो आए तो अपना कथन बोलते हुए आए कि नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका के कोशिका विभाजन से होती है। यानी कि इनका पहला जो मुख्य पॉइंट था वो ये था, है ना, इनका जो पहला मुख्य पॉइंट था वो यही था कि नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे हो जाती है। इसलिए हम रुडोल्फ बर्चो के कोशिका सिद्धांत को ही आधुनिक सिद्धांत कहते हैं। हालांकि रुडोल्फ बर्चो ने केवल नई कोशिका की उत्पत्ति की जानकारी दी थी मुख्यतः, है ना, जो कि स्लाइडेन और स्वान के कोशिका सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी थी, है ना। तो रुडोल्फ बर्चो के कोशिका सिद्धांत को हम आधुनिक सिद्धांत कहते हैं। और आधुनिक सिद्धांत की प्रमुख बातें निम्न हैं जो हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन रुडोल्फ बर्चो ने, हम ये कह सकते हैं कि स्लाइडेन और स्वान के कोशिका सिद्धांत में ही संशोधन करके अपना सिद्धांत दिया था, है ना। सिद्धांत का संशोधन का मतलब ये होता है कि इनके सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी थी, इन्होंने उसी कमी को आधार बनाते हुए अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कब किया था? सन 1855 में। तो हम अभी पढ़ेंगे आगे कि रुडोल्फ बर्चो का आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या था। आधुनिक कोशिका सिद्धांत में भी उन्होंने कुछ मुख्य पॉइंट इंगित किए थे, यानी कुछ मुख्य पॉइंट बताए थे जो कि इस सिद्धांत में कहीं उनकी चर्चा ही नहीं हो पाई, है ना। तो इनको स्क्रीनशॉट ले लो या इनको उतार लो, मैं इसको फिर आगे चलता हूँ इस टॉपिक में। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके चलते हैं या नोट तैयार करके पढ़ रहे हैं। हम ऐसे ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा वीडियो में लेट लतीफ़ हो जाता है। लेट लतीफ़ का मतलब ये होता है थोड़ा टाइम की कमी भी है ना, थोड़ा सा संसाधन है जो, है ना, आप लोगों से इंटरेक्शन होने के जो संसाधन है, संसाधन में भी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है अभी, लेकिन आगे चल के कमी भी पूरी हो जाएगी। बस नियमित रूप से पढ़ाई करते रहिए। जो कुछ कमी या जो कुछ तुमको दिक्कत आती है या जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। हम ध्यान से पढ़ते चलेंगे आगे चल के, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट लेके चलिए। अब हम पढ़ते हैं रुडोल्फ बर्चो का आधुनिक सिद्धांत क्या होता है। मैं इसको रब कर दूं, हो गया होगा। अठारह सौ 38 के बाद 1855 में वैज्ञानिक आए। रुडोल्फ बर्चो कब आए? 1855। और इन्होंने स्लाइडेन और स्वान के कोशिका सिद्धांत में संशोधन करते हुए अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहते हैं। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के भी प्रमुख बिंदु हैं जो हम क्रम से पढ़ेंगे। आधुनिक कोशिका सिद्धांत का सबसे पहला जो बिंदु था वो स्लाइडेन और स्वान का ही बिंदु था। पहला कौन सा था? रुडोल्फ बर्चो ने बताया
कि जो जीव शरीर होता है कोशिका और उसके उत्पादों का बना होता है। इन्होंने बताया कि जीव शरीर या तो एक कोशिका के बने होते हैं या बहुत सी कोशिका और उसके उत्पादों के बने होते हैं। पहला बिंदु ये था इनका। और जो दूसरा पॉइंट था वो इनके कथन को लेके था, जो कि स्लाइड में स्वान ने नहीं बता पाया था। तो जब रुडोल्फ वर्चो आए थे तो अपना एक कथन लेके आए थे, तो मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे लिखे देता हूँ। रुडोल्फ वर्चो का जो कथन था, कथन था ओमनिस सेलुलई सेलुला, जिसका अर्थ होता है कि नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका या पूर्ववर्ती कोशिका के कोशिका विभाजन से होती है। तो जो दूसरा मुख्य पॉइंट था वो यही था कि इन्होंने ये बताया था कि जो नई कोशिका की उत्पत्ति होती है, जो कि इनके सिद्धांत का ही अर्थ है, नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती यानी कि पुरानी कोशिका के विभाजन से होती है। और रुडोल्फ वर्चो का हमें कथन याद रखेंगे, ये डायरेक्ट आता है एग्जाम में, है ना, कि ओमनिस सेलुलई सेलुला कथन किसका था, है ना, तो हम याद रखेंगे किसका था, रुडोल्फ वर्चो का, और जिसका अर्थ होता है नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका के विभाजन से होती है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ कथन का अर्थ है ओमनिस सेलुल ई सेलुला। तो जो ब्रैकेट में एक जो कथन है इसी का हिंदी अर्थ ही लिखा है ओमनिस सेलुल ई सेलुला। ओमनिस सेलुल ई सेलुला मतलब नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका के विभाजन से होती है। तो ये जो कथन है ना, ये रुडोल्फ वर्चो का बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। जो थर्ड पॉइंट है कि जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं बेसिकली समान होती हैं। जिसमें कोशिका द्रव केंद्रक एवं कोशिकांग होते हैं। यानी कि जो एक प्रारूपिक कोशिका होती है ना, उसमें 3 भाग होते हैं, कोशिका द्रव, केंद्रक, कोशिकांग। तो इन्होंने अपने इस सिद्धांत में बताया था कि कोशिका बेसिकली रूप से समान ही होती है, जिसमें कोशिका द्रव, केंद्रक एवं कोशिकांग होते हैं। इनका जो नेक्स्ट पॉइंट था अपने सिद्धांत का वो ये था कि जो जीवों की क्रियाएं हैं वो कोशिका की क्रियाओं के कारण ही होती हैं। पॉइंट है जीवों की क्रिया कोशिका की क्रियाओं के कारण होती हैं। सभी जीव का जो जीव शरीर होता है या तो वो एक कोशिका या कोशिका और उसके उत्पाद से मिलकर बना होता है। जीवों की क्रियाएं कोशिका की क्रियाओं के कारण होती हैं। नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका के विभाजन से होती है। कोशिकाएं बेसिकली रूप से समान होती हैं और एक प्रारूपिक कोशिका में कोशिका द्रव कोशिका केंद्रक होता है। ये इनके सिद्धांत की प्रमुख बिंदु हैं। जो नेक्स्ट बिंदु है वो ये है
कि रुडोल्फ वर्चो ने बताया कि जो सजीव कोशिकाएं होती हैं, सजीव कोशिकाओं का जो संगठन होता है, रासायनिक संगठन और उपापचयी क्रियाएं समान ही होती हैं। इसलिए हम कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। इसीलिए हम कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिकाओं का जो रासायनिक संगठन होता है, कोशिकाओं का रासायनिक संगठन और उनकी उपापचयी क्रियाएं समान ही होती हैं। इसलिए हम कोशिकाओं को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो कोशिका को इसीलिए ही हम जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि कोशिका का जो रासायनिक संगठन होता है, उपापचयी क्रियाएं होती है, वो समान होती हैं। अब जैसे हमने अभी एक बिंदु पढ़ा है या मुख्य पॉइंट पढ़ा है कि कोशिका बेसिकली रूप से समान होती हैं। इसमें कोशिका द्रव, केंद्रक और कोशिकांग होते हैं। तो जब केंद्रक की बात होती है कोशिका की, तो केंद्रक में क्या होता है? केंद्रक में मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जिन्हें हम डीएनए और आरएनए भी कहते हैं, है ना। तो जब भी हम केंद्रक की बात करते हैं तो इसका इन द सेंस ये होता है कि हम डीएनए आरएनए की बात कर रहे हैं कोशिका के संबंध में। और ये जो डीएनए आरएनए होते हैं, ये आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, जो कि आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, है ना। तो इन्हीं के आधार पर, है ना, जो कोशिका की बेसिकली गुण हैं, कोशिका द्रव, केंद्रक और कोशिकांग, इनके आधार पर रुडोल्फ वर्चो के आधुनिक सिद्धांत की कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, जिनको हम अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, यानी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी हम समझ चुके हैं कि रुडोल्फ वर्चो का आधुनिक कोशिका सिद्धांत है, उसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। तो इन बिंदुओं में सबसे मुख्य बात हमको याद रखनी है कि इनका कथन, जो कि ओमने ई सेलुला है, इसका अर्थ है कि नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका के विभाजन से होती है। इसी के कारण इनके इस सिद्धांत को आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है और आधुनिक सिद्धांत के रूप में इसको देखा जाता है। इस सिद्धांत को हम आधुनिक सिद्धांत के रूप में ही पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने अधिकांश जो ड्रॉबैक थे स्लाइडेन और स्वान के कोशिका सिद्धांत के, उनको सॉल्व कर दिया था, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है वो स्लाइडेन और स्वान के कोशिका सिद्धांत का एक संशोधित ही रूप है ना। स्लाइडेन स्वान के कोशिका सिद्धांत का संशोधित रूप है। तो रुडोल्फ वर्चो ने इस प्रकार से इस कोशिका सिद्धांत को दिया, है ना, जिसके कारण हम आगे चल के कोशिकाओं के बारे में समझ पाए अच्छे से कि कोशिकाएं क्या होती हैं, क्या इनके गुण होते हैं, क्या इनकी संरचना होती है। हम इसी क्रम में साइटोलॉजी को टॉपिक वाइज नियमित रूप से आगे पढ़ते रहेंगे। तो बात समझ में आ रही होगी कि कोशिका सिद्धांत की क्या आवश्यकता पड़ी, हम क्यों पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत को। तो कोशिका सिद्धांत का जो मेन मोटिव है पढ़ने का, वो यही होता है कि हम इसके कारण हम कोशिका के बारे में समझ जाते हैं कि कोशिकाएं होती क्या हैं, है ना। हम आगे चल के समझेंगे कोशिकाओं के प्रकार क्या होते हैं, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, है ना, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं, जिनकी प्रकार होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो हम इसी क्रम में आगे अपने इस चैप्टर को पढ़ते चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। पढ़ाई करते रहिए, है ना, अपना ख्याल रखिए, लेकिन पढ़ाई को नियमित रूप से करते रहिए, है ना। पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो अलग बात है। सर जी के वीडियो नियमित नहीं बनते हैं, है ना। तो थोड़ा सा संसाधन और समय की कमी है ना। क्लासें भी ऑफलाइन क्लास में लगती हैं, थोड़ा सा समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन हाँ, कोशिश यही रहेगी वीडियो नियमित रूप से मिलते रहेंगे आगे चल के। तो जो भी दिक्कत होती है या जो भी आप लोगों के ख्यालात हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ जो भी आप लोगों की क्वेश्चन होंगे या जो आप लोगों की बातें होंगी, उनको विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो आप मेरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके।
तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, अपने दोस्तों में, भाइयों में, जो भी आपके संबंध रिलेटिव हैं उनमें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमको वीडियो बनाने का, है ना। थोड़ा सा ये भी एक मेन रीज़न है ना। वीडियो जो रेगुलर नहीं आते हैं उनका थोड़ा सा मेन रीज़न ये भी हो सकता है ना। आप लोग समझा करो। तो पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।